हाय फ्रेंड्स। मॉडर्न हिस्ट्री की आज 9वीं क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि यूरोपियन के आगमन में तृतीय पायदान आने वाले क्रम में अंग्रेजों का आगमन है। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं यूरोपियन के आगमन में आज अंग्रेजों का आगमन हमें पढ़ना है, अर्थात अंग्रेजों का आगमन। तो फ्रेंड्स एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसा कि अंग्रेजों के आने से पहले डच आए थे, के आने से पहले डच आए थे और डच के आने से पहले पुर्तगाली आए थे। एक चीज आपको पता होगा, जितनी भी यूरोपियन कंपनी आई है, जितनी भी यूरोपियन कंपनी आई हैं, वह केवल व्यापार के लिए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, लेकिन पुर्तगाली कंपनी व्यापार के साथ साथ धर्म भी परिवर्तन के लिए आए थे, विशेष रूप से पुर्तगाली। क्लियर? तो फ्रेंड्स ये बात तो हमें लग रहा है कि अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आइए चलते हैं। अब आप देखिए, जैसा कि आपको ये पता है कि अंग्रेजों के आगमन में पुर्तगाली अंग्रेजों के आगमन से पहले पुर्तगाली और डच ये केवल क्या करते थे? लड़ाई झगड़ा और दबंगई से रहते थे। जैसा कि भारत में पश्चिमी तट तथा पूर्वी तट पर पुर्तगाली लड़ाई विशेष रूप से किए हैं। ये बात तो समझ में आ गई। अब फ्रेंड्स आइए चलते हैं, सबसे थोड़ा मैप देखते हैं। लेकिन इसी में थोड़ा सा और जान लीजिए, लेकिन अंग्रेज कंपनी यह लड़ाई और
झगड़े से काम नहीं निकालती थी, बल्कि मृदु भाषा में बोलकर राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक को जीत कर, यानी राजनीतिक से, धार्मिक से और सामाजिक से सभी दिलों को जीत लेते थे, जीत लेते थे। अब सोच लीजिए, अगर सभी इस तरीके से मृदु भाषा बोल करके काम निकाल लेते थे, लेकिन ये पुर्तगाली और डच क्या करते थे, केवल दबंगई से काम करते थे। तो आइए फ्रेंड्स, मैपिंग में देखते हैं। अभी केवल आपको फिगर के तहत थोड़ा सा दिखाया जा रहा है बैक। तो फ्रेंड्स, याद होगा ये क्या है, मद्रास है, और ये क्या है, कलकत्ता है, और ये वाला रेंज बंबई है। तो याद रखिएगा, ये तीनों प्रेसिडेंसी थी, प्रेसिडेंसी थी। मद्रास भी प्रेसिडेंसी थी और ये भी बंबई भी प्रेसिडेंसी थी। क्लियर? यानी कि प्रेसिडेंसी मतलब होता है, अगर ये प्रेसिडेंसी पूछा जाए तो सभापद अर्थात अध्यक्ष के रूप में उसे उस सभा का मलिकाना हक मिल जाता था, यानी उस प्रेसिडेंसी को संभालने का जिम्मेदारी सौंप दी जाती थी। मेन मुद्दा ये समझिए। तो उस समय त्रिकोणीय प्रेसिडेंसी थी। कौन कौन? नंबर 1 मद्रास, नंबर 2 मुंबई और नंबर 3 कलकत्ता। मद्रास का अब आधुनिक नेम चेन्नई और मुंबई का पहले बंबई था, अब क्या हो गया, मुंबई, और कलकत्ता का कोलकाता। ये आधुनिक नियम हो गए। ये बात तो समझ में आ गई। अब जैसा कि इसके पहले फ्रेंड्स आप ये सोचिए, ये तीनों प्रेसिडेंसी थी, प्रेसिडेंसी के रूप में पूरा भारत देखा जाता था। लेकिन इन तीनों प्रेसिडेंसी को देखने के लिए आप ध्यान दीजिए, यहां पर दिल्ली है, जैसे आज भारत की राजधानी है, तो ये दिल्ली जो है, यहां पर दिल्ली में अकबर बैठा था, अकबर बैठे थे। क्लियर? तो अकबर क्या करता था, पूरे भारत को देखता था, पूरे भारत को। और यहां पर तीनों प्रेसिडेंसियों को एक सभापति, एक चेयरमैन के रूप में यहां भी एकदम क्या करता था, निगरानी रखता था। क्लियर? अब आइए तीनों प्रेसिडेंसियों को, तीनों प्रेसिडेंसी
कौन कौन? मद्रास, नंबर 2 मुंबई और नंबर 3 कलकत्ता। इन तीनों प्रेसिडेंसियों को देख रेख करने के लिए क्या करते थे? देख रेख करने के लिए अध्यक्ष का काम करते थे। क्लियर? यानी एक मुख्य अध्यक्ष जिसे चेयरमैन कहते हैं, ये काम करते थे अकबर। तो फ्रेंड्स अब देखिए हुआ क्या, क्योंकि आपको याद होगा कि पुर्तगाली लोग जब आए थे तो क्या करते थे? अरब सागर में ब्लू वाटर पॉलिसी और अल्बुकर के द्वारा, ये ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मेडा के द्वारा और अल्बुकर के द्वारा कार्टेज आर्मेडा नियम लगा दिए गए थे। ये जो दो नियम लगाए गए, ये दो नियम जो बनाए गए, आप समझते हैं ना कि केवल लड़ाई झगड़ा या युद्ध से व्यापार करना चाहते थे। ये नियम कार्टेज आर्मेडा और ब्लू वाटर पॉलिसी, ध्यान दीजिएगा, जो नियम बनाए गए थे, नीति बनाए गए थे कि जिससे अरबवासी या यूरोप वासियों की और भी कंट्रीज जो हैं, देश हैं, वह व्यापार ना कर पाए, इधर भारत से व्यापार ना हो पाए। यानी इसका मतलब ये अरब सागर पे क्या करेंगे? हम कब्जा कर लेंगे, हिंद महासागर पे कब्जा कर लिए। अब इधर से कोई आएगा नहीं, जब कोई आएगा नहीं तो हम क्या करेंगे? व्यापार नहीं कर पाएंगे। तो वो व्यापार नहीं कर पाएंगे जब कोई आएगा नहीं तो। इसलिए इन्होंने कार्टेज आर्मेडा ब्लू वाटर पॉलिसी का नियम लगा दिया। ठीक, ये बात तो समझ आ गई। लेकिन अब अंग्रेजों की रणनीति क्या थी कि प्यार से हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम सीधा जाके केवल भारत से व्यापार करेंगे। क्लियर? तो एक चीज ध्यान दीजिए, तो उस समय ऐसी सिचुएशन आई कि 1600 में दिल्ली में शासक के रूप में अकबर बैठा था। क्लियर? और उस समय (1600) में ईस्ट इंडिया, या आप कह सकते हैं 1600 में ग्रेट ब्रिटेन, लंदन लिख दे रहा हूं, यहां की जो शासिका के रूप में थी, शासिका के रूप में महारानी थी, उनका नाम एलिजाबेथ प्रथम था। क्लियर? इन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम, इन्होंने एक कंपनी बनाई और उस कंपनी का नाम था द
द गवर्नर्स एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन into ईस्ट इंडीज। ये कंपनी का नाम इन्होंने रख दिया। और सुनिए, यह एक छोटी कंपनी थी। यह एक छोटी कंपनी थी, अर्थात इसकी अपेक्षा, डच की अपेक्षा। अब जो डच कंपनी बनाई हुई है, अगर छोटी कंपनी है तो इसका मतलब छोटा रकम भी लगा होगा। क्लियर? तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो ध्यान दीजिए, फुल नेम जो है कंपनी का, इन्होंने जो कंपनी बनाई, द गवर्न एंड मर्चेंट्स ट्रेडिंग ऑफ लंदन इनटू ईस्ट इंडीज। यह छोटी कंपनी थी डच की अपेक्षा। इसका मतलब अगर डच की अपेक्षा छोटी है तो डच की अपेक्षा कम पैसा भी लगा होगा। डच की अपेक्षा कम पैसा भी लगा होगा। क्लियर? तो फ्रेंड्स, तो अंग्रेज वाले क्या सोच रहे थे? और याद रखिए, जो कंपनी बनी है ये महारानी के आदेशानुसार एक आज्ञा पत्र में, एक राजा आज्ञा पत्र के रूप में, या आप कह सकते हैं राजपत्र के रूप में, राजपत्र के रूप में एक बना दिए, जिसमें 24 शेयर होल्डर थे। क्लियर? अब भैया याद रखिए, छोटी सी कंपनी है, इन्होंने बना दिया। क्लियर? लेकिन महारानी ने एक बहुत बड़ी बात कही। बड़ी बात कही। क्या कही? कि जो हम कंपनी बना रहे हैं, या जो कंपनी बनाई जा रही है, वह केवल यहां से एकाधिकार के रूप में, इकलौती कंपनी होगी, इकलौती कंपनी होगी। इसके अलावा दूसरी कंपनी नहीं जानी चाहिए। ये किसने अधिकार दे दिया? महारानी एलिजाबेथ। क्लियर? और रियल नेम है महारानी एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। ये फुल नेम है, याद रखिएगा। इनके नेतृत्व में एक कंपनी बनाई गई। अच्छा, एक चीज आप अपने दिमाग में लगाइए कि महारानी एलिजाबेथ जो आपने कंपनी बना डाली है, अगर इस तरीके से, अगर ये इकलौती कंपनी होगी, इन्होंने इस तरीके से अगर नहीं कही होती, और दूसरा चीज कि अगर 24 लोग शेयर ना करती तो शायद दूसरे लोग एक विपक्षी पार्टी के रूप में बनते कि नहीं बनते भाई। 24 लोग अब उनमें बना ली भाई, सब लोग आ जाइए, सब जुड़ जाइए इसमें। लेकिन मेन ओनर कौन थी? महारानी एलिजाबेथ। ये प्रथम कंपनी बना दी। अच्छा ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने कंपनी जब बना दी तो हुआ क्या? एकाधिकार पत्र के रूप में
ये बन गया एकाधिकार के रूप में। एकाधिकार के रूप में यह कंपनी तैयार हो गई। क्लियर? तो याद रखिएगा, जबकि बहुत छोटी थी, यह कंपनी बहुत छोटी थी, यह कंपनी बहुत छोटी थी। क्लियर? ठीक है। अब यहां पर तो रानी बन गई, और उस समय 1600 ईस्वी में बनाया गया, जो कंपनी बनाई गई 1600 ईस्वी में। क्लियर? इसी कंपनी को आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। क्लियर? अच्छा भैया, एक चीज आप ये सोचिए, मान लीजिए एलिजाबेथ जो है, क्लियर, मान लीजिए एलिजाबेथ जो है कंपनी तो बना दी, तो लेकिन इस कंपनी बनाने से पहले किसी के मन में आया होगा, लाइए एक बार हम वेस्ट इंडीज की तरफ निकल चलते हैं ना, किसी के मन में आया होगा, तो उसका नाम था, जो 1599 ईस्वी में एक अंग्रेज व्यक्ति आया था, अंग्रेज व्यक्ति आया था, जिसका नाम मिल्डेन हॉक था। क्लियर? और कहां आया था? भारत आया था। मिल्डेन हॉक नाम का व्यक्ति जो है भारत आया था, पहले 1599 में आया था। क्लियर? तब जाके उसके बाद 1600 में कंपनी बनी, और जो कंपनी बनी, याद रखिए 31 दिसंबर की डेट थी, 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में कंपनी बन गई। तो उस समय यहां पर याद रखिए, जब कंपनी बन रही थी उस समय 1600 में, याद रखिए यहां पर दिल्ली का शासक कौन था? अकबर था, अकबर था। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये अच्छे से समझ में आ गया। ये कंपनी बन गई, और कंपनी के साथ साथ याद रखिएगा, उस समय ये जो ब्रिटेन की शासिका के रूप में है, ब्रिटेन की शासिका, या आप कह सकते हैं महारानी एलिजाबेथ। अब इधर दिल्ली में पूरे भारत का चीफ था कौन? अकबर था। कौन था? अकबर था। तो याद रखिएगा, एलिजाबेथ और अकबर को लगभग समकालीन माना जाता है। तो अगर पूछा गया कि अकबर का समकालीन कौन था, तो याद रखिएगा एलिजाबेथ थी। क्लियर? यानी एलिजाबेथ क्या थी? पूरे ब्रिटेन की महारानी थी, उन्हीं के समकालीन। उस समय दिल्ली में मुगल पीरियड अकबर का चल रहा था। क्लियर? उस समय अकबर था यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में दिल्ली में, और दिल्ली से पूरा भारत देख रहा था, पूरा भारत इसी के साथ एक गवर्न किया जा रहा था। तो तुलना क्या किया जाएगा? ये यहाँ की महारानी चीफ थी एलिजाबेथ, और यहाँ का कौन चीफ था? अकबर था। इसीलिए अकबर और एलिजाबेथ की तुलना की जाती है समकालीन से। तो फ्रेंड्स, इतना समझ में आ गया, कंपनी भी बन गई, और एलिजाबेथ की तुलना अकबर से की जाती है। क्लियर? समकालीन। तो फ्रेंड्स, इसके आगे कल सबसे पहले कौन से व्यक्ति, यानी कि अब एलिजाबेथ मृत्यु हो जाएगी, इधर एलिजाबेथ मृत्यु होगी, और इधर अकबर की मृत्यु होगी। अकबर के बाद जहांगीर आएंगे, एलिजाबेथ की मृत्यु होगी तो जेम्स प्रथम आएंगे। तो फ्रेंड्स, कल की क्लास आपकी सेकंड क्लास होगी, यानी 10वीं क्लास होगी। तो हमें लगता है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।